हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने पिछले लेक्चर में हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट किया था। उसका हमने बेसिक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्या होता है उसका, डेफिनेशन क्या होती है क्लिनिकल फार्मेसी की और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी की और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हमने पढ़ा था। और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनके वर्क होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। ठीक है, तो इनके इसमें क्या पढ़ना है, जो भी इनके डेली एक्टिविटीज़ होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो उन डेली एक्टिविटीज़ में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उन एक्टिविटीज़ के पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, देन उसका गोल देखेंगे और उसका प्रोसीजर देखेंगे। जो भी पर्टिकुलर सपोज आपकी एक कोई एक्टिविटी हमने ले ली है इसकी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो पहले उसका डेफिनेशन कि वो एक्टिविटी होती क्या है एक्चुअल में, उसका इंट्रोडक्शन, वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन उसके बाद में उसका गोल क्या है। अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा है, तो उसका क्या गोल है, किस गोल से वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। देन प्रोसीजर, वो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उस एक्टिविटी को किस तरह से कर रहा है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इन डेली एक्टिविटीज़ जो है इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। इसमें आपका है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, पहला आपका है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, जैसे कि नाम इस पे देख रहे हैं हम, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। जो हॉस्पिटल में जो डिफरेंट वार्ड्स होते हैं हम सब सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ का। तो जो वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो राउंड लगाता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, वो हर एक वार्ड में जाके राउंड लगाता है। ठीक है, और अपनी पार्टिसिपेशन वहाँ देता है। देन आपका इसमें है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। ठीक है, जो भी पेशेंट है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसका एक मेडिकेशन चार्ट बनता है। ठीक है, उस चार्ट का रिव्यू करना, ये काम भी किसका होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। अब उस चार्ट में उसको क्या क्या देखना होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये हम आगे इस पर देखेंगे। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को और क्या करना होता है, जब वो अलग अलग वार्ड में अपना राउंड लेने जाता है, जब जाता है पूरे हॉस्पिटल में वो, तो वो देखता है कि उसने एक बार ये देख लिया, मेडिकेशन ट्रीटमेंट का चार्ट भी देख लिया उसने, फिर क्या देखेगा वो जाके कि कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करता है। वो देखता है अलग अलग बेड पे जाके देखता है कि किसी पेशेंट को कोई एडवर्स, किसी भी ड्रग से कुछ एडवर्स ड्रग तो नहीं हो रही है, तो उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करता है वो। नेक्स्ट है ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है वो कि कौन सी ड्रग किसको दी जाती है, और पॉइजन की इन्फॉर्मेशन की, कहीं कोई पॉइजनस ड्रग तो नहीं आ गई है, किसी पेशेंट को किसी ड्रग का कोई पॉइजनस इफेक्ट तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बताएगा। इसके बाद में फिर मेडिकेशन हिस्ट्री। ठीक है, मेडिकेशन हिस्ट्री की नॉलेज पूरी होती है उसको। कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसकी पहले की जो मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, पहले उसने कहाँ दिखाया हुआ है, उसने कहाँ क्या क्या उसने मेडिसिन ली हुई है, ये पूरी हिस्ट्री उसके पास में होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या इस पेशेंट की पहले की हिस्ट्री है। देन पेशेंट काउंसलिंग। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ में काउंसलिंग करते हैं। किस तरह की काउंसलिंग करते हैं, वो पेशेंट से मिलकर उसको बताते हैं उसको कि जो आपको मेडिकेशन दिया गया है, जो आपको ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको आपको किस तरह से फॉलो करना है, कौन सी ड्रग किस टाइम पे लेनी है और कितनी डोज लेनी है, आफ्टर मील लेनी है, बिफोर मील लेनी है, विद मिल्क लेना है या फिर विद वाटर लेना है। ये सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही देता है। ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग बताता है उसको कुछ किसी ड्रग से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी उसको डिस्कस करना होता है। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मीन्स जो और प्रोफेशनल्स होते हैं, मेडिकल जो है आपका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर फार्मासिस्ट के अलावा और भी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके साथ में उसको कोलैबोरेशन करके रखना पड़ता है। क्यों कोलैबोरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसको नर्सेज के साथ में, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ में इसलिए करना पड़ता है, इनको बताना होता है कि कौन सी ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है या प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग हो रही है कि नहीं। तो ये सारे उसके फंक्शन से डेली एक्टिविटीज़ हैं। दीज आर द डेली एक्टिविटीज़ किसकी होती है, डेली एक्टिविटीज़ है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल फार्मासिस्ट।
ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज़ होंगी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी इसमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, जैसे कि इसमें नाम से ही पता लग रहा है, इसमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो अलग अलग वार्ड बने होते हैं, वार्ड में भी आपकी चिल्ड्रंस वार्ड अलग होगा, आपका आईसीयू अलग होगा, एनआईसीयू अलग होगा, आपका आईसीसीयू है, आपका गायनिक वार्ड, सबके अलग अलग वार्ड्स बने होते हैं, जनरल वार्ड्स होते हैं, प्राइवेट वार्ड्स होते हैं। तो उन वार्ड में क्या होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। क्यों होता है उसका पार्टिसिपेशन? टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट और रिड्यूस ड्रग इंटरेक्शन एंड एडीआर। क्या होता है, जब जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जब वो हॉस्पिटल में राउंड पे जाएगा तो वो क्या करेगा, जो भी वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं और जो वहाँ जो पेशेंट है उनके साथ में वो डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद में क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा डिस्कस करके कि कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है उस पेशेंट को, या फिर कोई उससे कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस, किसी ड्रग का इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है। वो डिस्कस करने से क्या होता है कि वो उसको प्रिवेंट कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है। जब उसे पता लग जाएंगी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में, तो वो उसके लिए कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है जिससे कि उसको जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है या फिर ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है उसको वो रिड्यूस कर सके। ठीक है। दूसरा, इसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, दे सजेस्ट अ कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट कॉम्प्लिएंट थेरेपी। जब वो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के बाद में जब वो पूरी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद में वो सजेस्ट करते हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट कॉम्प्लिएंट थेरेपी। मतलब जो पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम कॉस्ट का हो और कॉम्प्लिएंट थेरेपी हो, उसके कॉम्प्लिएंस के अकॉर्डिंग, मीन्स उसको ईजी हो वो थेरेपी लेना, उस थेरेपी को वो सजेस्ट करता है आगे की तरफ। क्रिएटिंग ए डाटाबेस फॉर ईच ड्रग एज वेल एज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। एक डाटाबेस तैयार करता है उन वार्ड पार्टिसिपेशन के बाद में। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, एक डाटाबेस तैयार करता है। डाटाबेस मींस कंप्यूटर में एक फाइल एक से क्रिएट करता है एज वेल एज इन द क्लिनिकल ट्रायल्स में। एक एक ड्रग की एक डाटाबेस पूरा, उसके बारे में कितनी ड्रग कंज्यूम की गई, कितनी ड्रग, कौन सी ड्रग की ज़्यादा नीड है, कौन सी ड्रग की कम नीड है, मार्केट में किस ड्रग की ज़्यादा वैल्यू है, किस ड्रग की कम वैल्यू है, और किस ड्रग से अच्छा इफेक्ट आ रहा है या फिर किस ड्रग से कम इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें उसका डाटाबेस कौन बनाता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनाता है। CP स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट। Clinical pharmacist provide daily follow-up on the clinical effects of the regimen। ठीक है। डेली फॉलोअप भी बताता है इसमें, डेली जो भी आपके इसमें जो पेशेंट है इसमें एडमिट होते हैं उनका डेली फॉलोअप लेता है और उसका एक जो कि क्लिनिकल इफेक्ट हो रहा है, ड्रग्स का जो भी क्लिनिकल इफेक्ट है उसका एक फॉलोअप तैयार करता है एक रेजिमेन के बेस पे। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज जो है आपकी, जो इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेशन डेवलप करते हैं नर्सिंग स्टाफ के साथ में, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ में भी एक क्या करते हैं, एक कोलैबोरेशन डेवलप करते हैं जिससे कि क्या हो कि पेशेंट को हेल्प हो सके इसमें। ठीक है। तो ये हो गया आपका वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका इसमें मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू मतलब क्या होता है, मेडिकेशन चार्ट, पहली चीज़ मेडिकेशन चार्ट क्या होता है। मेडिकेशन चार्ट मीन्स जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया हो, जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उसका पूरा एक, सपोज वो आपका जो भी पेशेंट है वो एडमिट है तो उसका एक पूरा एक चार्ट बनाया जाता है। उसमें बताया जाए, उसमें सारी रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उसकी पहले की जो हिस्ट्री है वो भी उसमें डिस्क्राइब होती है। आगे उसको किस तरह से प्लान करके उसको ट्रीटमेंट लेना है वो सारा इसमें दिया होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इसका मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। उस चार्ट को, जो मेडिकेशन चार्ट है उस चार्ट को क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको रिव्यू करता है। किस तरह से, ये फार्मासिस्ट की क्या होती है, एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल चार्ट को रिव्यू करना। ये क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी हम इसमें क्लिनिकल फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसमें आपका, कि उसका मेडिकल चार्ट है उसको रिव्यू करना। क्लिनिकल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर क्लिनिकल एक्टिविटीज़, अदर क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़, क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़। जैसे कि इसमें आपका आ गया कौन कौन सी आपकी और दूसरी क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है इसमें आपकी। एक तो हो सकता है आपका इसमें TDM, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो सकता है, इसमें मेडिकेशन हो सकता है, मेडिकेशन काउंसलिंग हो सकता है, मेडिकेशन काउंसलिंग, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है आपका ADR हो सकता है,
ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, दूसरा इसमें ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये सारी आपकी कुछ और क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये जो आपकी मेडिकेशन चार्ट रिव्यू है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इन दूसरी इनको एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब इसका गोल क्या है, इसमें क्या एम है, ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट्स ड्रग थेरेपी, ठीक है। क्या गोल है इसका, या फिर क्या कह सकते हैं इसमें क्या इसका एम है, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इनका क्या गोल है या फिर क्या एम है। तो पहले तो ये हो गया इसमें टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट्स ड्रग थेरेपी, जो पेशेंट की ड्रग थेरेपी उसको ऑप्टिमाइज करना, या फिर हम बोल सकते हैं टू मिनिमाइज द मेडिकेशन प्रॉब्लम, जो मेडिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मिनिमाइज करना, मिनिमाइज द मेडिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये जो हम चार्ट रिव्यू कर रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए इसका इन कॉन्जुगेशन विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, इसका जो प्रोसीजर किस तरह से, इसका जो मेडिकेशन चार्ट है इसका रिव्यू किस तरह से करना है। तो क्या फॉलो करेंगे इसमें, फर्स्ट इन कॉन्जुगेशन विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, सबसे पहले जो आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होगा उसके साथ में कॉन्जुगेट करेंगे इसको, फिर देन रीसेंट कंसल्टेशंस हैं उसकी, क्या क्या उसकी रीसेंट कंसल्टेशंस हैं और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट प्लान है और डेली प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। इसको माइंड में रखेंगे। देन ऑल करेंट एंड रीसेंट मेडिकेशन ऑर्डर शुड बी रिव्यू, उसके बाद में आपका जो भी आपके करंट और रीसेंट मेडिकेशन ऑर्डर्स है उनको क्या करना है, रिव्यू करना है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर इसको फॉलो करना है मेडिकेशन चार्ट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, जो मेडिकेशन ऑर्डर रिव्यू है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहली चीज़ इसमें चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है हमको, मेडिकेशन ऑर्डर इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड लोकल रिक्वायरमेंट, कि जो भी आपका मेडिकेशन ऑर्डर लिखा गया है वो आपका किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक लीगल और लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ये इसमें चेक करना है। दूसरा इसमें यह इंश्योर करना है इसमें कि जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। और जो भी इसमें लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड, डेट ड्रग का जो नाम है, ड्रग नेम एब्रीविएटेड नहीं होना चाहिए, नॉट एब्रीविएटेड। उसमें ये देखना है कि कुछ ऐसा मेडिकेशन ऑर्डर तो नहीं दिया गया है कि जिसके लिए पेशेंट क्या है, ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, ठीक है, इस तरह कोई मेडिकेशन ऑर्डर तो नहीं है इसमें, मेडिकेशन ऑर्डर, ठीक है, कि जिसके लिए जो पेशेंट है वो आपका पेशेंट मे बी हाइपरटेंसिव, अब इसमें यह इंश्योर करना होता है कि जो भी आपका मेडिकेशन ऑर्डर है इट शुड बी एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू, इंश्योर दैट, तो इट शुड इंश्योर दैट मेडिकेशन ऑर्डर इज़ एप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो किस रिस्पेक्ट में आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट है इसके, पेशेंट का प्रीवियस मेडिकेशंस ऑर्डर, ठीक है, क्या क्या देखना है इसमें, पेशेंट का पहले का जो मेडिकेशन ऑर्डर है उसको देखना है। देन कोई स्पेसिफिक डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, स्पेसिफिक डिजीज़, ड्रग डोज एंड डोजेज शेड्यूल, ड्रग की डोज और उसका जो डोजेज शेड्यूल क्या है, डोजेज शेड्यूल, रूट क्या है उसका, किस रूट से वो ड्रग दी जा रही, रूट, और डोजेज फॉर्म क्या है उसका, रूट एंड डोजेज फॉर्म, कंप्लीट चेक, कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम कि वो ड्रग कैसे देनी, आफ्टर फूड देनी, बिफोर फूड देनी है, या विद वाटर या विद मिल्क, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, ठीक है। तो क्या क्या हो गया इसमें, क्या इंश्योर करना है मेडिकेशन ऑर्डर है वो किस तरह से अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि इस पेशेंट का प्रीवियस मेडिकेशन ऑर्डर होना चाहिए, स्पेसिफिक डिजीज़ तो नहीं कोई, उसको ड्रग डोज कितनी है, डोजेज शेड्यूल क्या है उसका ये होना चाहिए, उसमें रूट क्या है, कौन सा डोजेज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको चेक करना है, कंप्लीट ड्रग पूरा प्रोफाइल चेक करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम चेक करना है, देन
नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है आपका एंश्योरिंग ए अप्रोप्रिएट थेरेपी मॉनिटरिंग इज इम्प्लीमेंटेड। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं इसके, कंपोनेंट्स हैं इसके कि क्या क्या इसमें होना चाहिए आपका जो रिव्यू कर रहे हैं। तो उसमें इंश्योर करना है कि अप्रोप्रिएट थेरेपी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, जो भी इसमें जो थेरेपी दी गई है ड्रग थेरेपी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है कि नहीं। ठीक है। देन रिव्यूइंग मेडिकेशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो मेडिकेशन है उसका रिव्यू क्यों करते हैं हम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए क्यों करते हैं कि भी जो भी आपकी ड्रग यूज़ हो रही है वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, कि इससे ज़्यादा आपकी महंगी, ये ज़्यादा महंगी ड्रग है, इससे कम रेट की कोई ड्रग आ रही है कि नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं रिव्यू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उस पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या उसको रिमूव करने के लिए हम कोई ऑल्टरनेट ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है उनको, ठीक है। पेशेंट को फेलियर टू रिसीव ड्रग, कि हो सकता है कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रिसीव द ड्रग, जो पेशेंट एडमिट है उसको वो ड्रग ही ना मिला हो, तो फेलियर टू रिसीव ड्रग। देन ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं कोई, या कोई ओवरडोजेस तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गए सारे जो भी हम इसमें रिव्यू कर रहे हैं, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हमें माइंड में रखते हुए उसकी में ड्रग की जो ड्रग चार्ट, जो मेडिकेशन चार्ट है उसका रिव्यू करना है। द नेक्स्ट है मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट। मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट ये क्या होता है आपका, ये क्यों किया जाता है मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट? टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक है, मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए, जो इसका रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट किया जाता है। टू प्रिवेंट द पोटेंशियल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है, जो ड्रग मेडिकेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पोटेंशियल मॉर्बिडिटी होती है या मोर्टिलिटी होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट किया जाता है। मेडिकेशन एरर जो होती है वो आपकी एक प्रिवेंटेबल है, आराम से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकेशन एरर इज प्रिवेंटेबल। मेडिकेशन एरर इज प्रिवेंटेबल, ठीक है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। कई सारे उसमें जो भी इसके प्रिवेंटेबल मेथड्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये भी आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही काम होता है, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, या फिर इसको हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, TDM। इसमें क्या होता है, आपको ड्रग का लेवल इसको मेज़र करना होता है। कहाँ पर? ब्लड। टू मेज़र द ड्रग लेवल इन ब्लड। ब्लड में जो ड्रग है उसके लेवल को हमें मॉनिटर करना है। अब थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है कि जो भी आपकी ड्रग है जो ब्लड में जा रही है आपकी, उसका लेवल कितना होना चाहिए, कितने लेवल तक वो ड्रग आपके लिए सेफ़ है और कितने लेवल पे वो आपका जो उसका इफेक्ट है वो शो कर रही है, किस लेवल से ऊपर अगर चला जाए तो वो आपका टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगी। तो ये जो मेज़र करना होता है आपके ब्लड में ड्रग को लेवल को मेज़र करना, ये क्या होता है आपका ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग या फिर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में आता है। और डिफाइन करते हैं क्या होता है इसका मेज़रमेंट। इट इज़ द मेज़रमेंट एंड इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा में जो भी आपका ड्रग प्रेजेंट है उसका मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन करना, ये आपका थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहलाता है। ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सम ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी। सम ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी। अब जो ड्रग थेरेपी है उसको अचीव करने, ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी को अचीव करने के लिए जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है उसको अचीव कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम इसमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पहला इसमें टू अटेन द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। हम क्यों कर रहे हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्यों कर रहे हैं कि पता लगा लें अगर कि किस लेवल ड्रग के किस लेवल पे इफेक्ट शो हो रहा है और किस लेवल पे जाके उसका साइड इफेक्ट शो हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट शो हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एक डोज दे सकते हैं जिससे कि आपका डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आए, ना कि कोई एडवर्स इफेक्ट आए, ना कोई साइड इफेक्ट आए। तो जो इफेक्ट हम चाह रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, वो उसको अटेन करने के लिए हमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी होती है। तो मेन इसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया। देन दूसरा आपका है टू रीच द मैक्सिमल इफेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। दूसरा होता है कि हम कम समय में, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इफेक्ट ला सकें। अगर हमें पता होगा कि
इस पर्टिकुलर ड्रग का ये मैक्सिमम डोज हम दे सकते हैं और मैक्सिमम इफेक्ट ला सकते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर ड्रग का वो मैक्सिमम डोज देकर उसमें क्या कर सकते हैं, हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्या मैक्सिमम इफेक्ट हम ला सकते हैं इस ड्रग का। किसी को कोई इमरजेंसी है, शॉर्ट पीरियड में उसको पूरा मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए, तो TDM हमें हेल्प करता है कि किस तरह से किस ड्रग को हम मैक्सिमली इफेक्ट शो करा सकते हैं। ठीक है, TDM इज़ यूज़फुल इन ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कि ड्रग देना होता है, हमें पता होना चाहिए कि किस ड्रग का क्या ऑप्टिमल लेवल होता है। देन विद अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, एक किसी भी ड्रग का अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर नैरो है तो वो आपका अच्छी ड्रग है, बहुत ज़्यादा अगर होता है तो वो क्या ज़्यादा होता है तो ज़्यादा उस पर जाके एडवर्स इफेक्ट शो करती है। इन विच द मेटाबोलाइट माइट बी टॉक्सिक, क्या होता है समटाइम्स कुछ मेटाबोलाइट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो उनके लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम TDM करते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि भाई जो भी आपकी ड्रग है उसको हम सेफली प्रोवाइड करा सकें पेशेंट को और उसका सेफ डोज दे सकें, ना कोई वेस्टेज हो और कम टाइम में उसका इफेक्ट अच्छा हो। एक पर्टिकुलर डोज रेजिमेंट तैयार होता है, इसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डोज रेजिमेंट तैयार हो जाता है एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट देना है वो सही तरीके से एक रेजिमेंट फॉलो हो जाता है। डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसमें जितने भी पॉइंट्स हो चुके थे आपके इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इससे पहले हमने पढ़ा था जो पहले वाला पॉइंट था आपका ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग था, DTM या थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग था। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, उसमें उसी के कंटिन्यू में आपका नेक्स्ट है ड्रग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ड्रग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा आपका, प्रोवाइडिंग क्लिनिकली रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट्स, या फिर हम कंबाइंडली की बात करें तो ड्रग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनको क्या करना होता है, दे हैव टू प्रोवाइड द क्लिनिकली रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, उनको ड्रग के बारे में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, किस रिस्पेक्ट में कि ड्रग का यूज़ किस तरह से करना है रिलेटिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट। जो एक इंडिविजुअल पेशेंट है या हम कंबाइंडली एक जगह की बात करें, वहाँ के पर्सनस की हम बात करें, तो उनके लिए ड्रग का यूज़ किस तरह से करना है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। ठीक है, और क्या आता है इसमें, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज़ ड्रग्स फॉर पॉपुलेशंस के लिए भी। एक इंडिविजुअल पेशेंट में तो होता ही है कि एक इंडिविजुअल पेशेंट को किस तरह से उस पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करना है, बाकी उसके अलावा आपका पॉपुलेशंस में भी कोई भी ड्रग है तो उसको एक पॉपुलेशन में किस तरह से उसको यूज़ करना है। ओके, इट इंक्लूड्स द पेशेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। और क्या आता है इसमें आपका, कोई पेशेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल केयर के लिए कि पेशेंट के लिए किस तरह की फार्मास्यूटिकल केयर होनी चाहिए। देन ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है आपका, तो ये एक एरिया होता है वेयर फार्मासिस्ट स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल्स और पब्लिक। ठीक है, वहाँ क्या होता है, ये क्या होता है, जो हेल्थ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं या फिर दूसरे आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, फार्मासिस्ट या फिर और दूसरे आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे आर स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये स्पेशलाइज होते हैं किसमें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स और पब्लिक। ठीक है, क्या करते हैं, जो दूसरे और हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन, ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस सेंटर पे। इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेट अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ये क्या होती है, ऑथेंटिकेट होती है। ठीक है, लीगल होती है, ऑथेंटिकेट होती है, अनबाइज्ड होती है, मीन्स इसमें कोई डिस्क्रिमिनेटी नहीं होती है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इट प्रोवाइड हेल्थ इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट, कंज्यूमर एज वेल एज मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये और क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये जो आपके होते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, कंज्यूमर को, एज वेल एज मॉनिटर करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं हो रही हैं। अब आपका जो पहला द फर्स्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर वो कहाँ है आपका, ये आपका 1962 में ओपन हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका, द फर्स्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो आपका 1962 में ओपन हुआ था, फर्स्ट ओपन इन 1962। और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी मेडिकल सेंटर। ठीक है, ये नाम था उसका, यहाँ पर पहला आपका ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ओपन हुआ था। ए ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ADIC स्टैंड फॉर ए ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, शॉर्ट में लिख दिया ये, इन्फॉर्मेशन सेंटर।
ये आपका इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस आपकी एक ब्रांच होती है पूरी फार्मेसी की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एडीआर। एडीआर स्टैंड्स फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो आपका है, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है आपका, ये और किस में कंट्रीब्यूट करता है, जो फार्माकोविजिलेंस है। यहाँ पर आप एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़ते हैं, ड्रग यूज रिव्यूज, ड्रग का जो यूज था उसके रिव्यूज, देन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स और क्लिनिकल रिसर्चेज। ये आपके सारे कहाँ आते हैं, आपके ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एक डेली एक्टिविटी हो गई इसमें कि ड्रग इन्फॉर्मेशन किस तरह से, क्लिनिकल फार्मेसी का क्या रोल होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, और क्या क्या आपके इसमें ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, वहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपका इसमें मेडिकेशन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होती है, मेडिकेशन हिस्ट्री मीन्स कोई भी पेशेंट है, उसने अगर कुछ उसका जो अभी जो करंट में ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे पहले उसने क्या क्या उसने मेडिसिन ली हुई हैं, तो ये उसमें ये किस में आ जाती हैं, आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री में आ जाती हैं। तो इसमें क्या आता है आपका, डिटेल्ड एक्यूरेट एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल प्रेस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस दैट ए पेशेंट हैड टेकन। ठीक है, क्या होता है इसमें, पूरी डिटेल्ड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है, किसकी आती है इसमें, कि कोई पेशेंट अगर उसने जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली हो या फिर कोई नॉन प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस लिया हो, पहले उसने वो ले रखी हो मेडिसिन, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री, ये किस में आता है, आपका मेडिकेशन हिस्ट्री में आता है। ये एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू पेशेंट्स एलर्जिक टेंडेंसीज एडरेंस टू ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे क्या पता लगता है, पहले की अगर मेडिकेशन हिस्ट्री पता लग जाती है कि इसको क्या मेडिसिन दी हुई है पहले, और किस मेडिसिन को देने से इसको एलर्जी हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उससे क्या होता है कि हमें अगर आगे का जो ट्रीटमेंट देना होता है तो उसके लिए एक एडरेंस मिल जाता है हमें, कि हमें उसको क्या मेडिकेशन दी है, कि इसको इस सपोज किसी पेशेंट को किसी भी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है, तो वो उसमें वहाँ पर ऑलरेडी उसमें लिखा होगा कि इस मेडिकेशन से एलर्जी हुई है, इस मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम हुई है, तो आगे जो ट्रीटमेंट होगा उसका, तो उसमें वो मेडिसिन को अवॉइड किया जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है अपने आगे ट्रीटमेंट के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम अगर एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री की बात करें तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। पहला, प्रिवेंटिंग प्रेस्क्रिप्शन एरर, प्रिवेंटिंग प्रेस्क्रिप्शन एरर। ठीक है, क्या होता है इसमें कि पहले की अगर ड्रग हिस्ट्री पता होगा तो दोबारा जो आपका प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है उसमें एरर कम होंगे, मतलब पेशेंट के लिए लो रिस्क टू पेशेंट। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस, यूजफुल इन डिटेक्टिंग ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी। ठीक है, अगर हमें पहले की उसकी अगर ड्रग हिस्ट्री पता हो हमें किसी पेशेंट की, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग द ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी। ड्रग से रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी है डिजीज़ की, वो हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इस ड्रग से हमें क्या इफेक्ट हुआ है, क्या इससे प्रॉब्लम हुई है, उससे हम पता लगा सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, कंपेरिजन हो सकता है किससे, जो पहले वाली जो आपका मेडिकेशन दिया हुआ है, पहले वाला जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डॉक्टर ने, वो जो नया वाला दिया हुआ है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें क्या इसमें डिस्क्रिपेंसीज आए। कंपेयर द डिस्क्रिपेंसीज, वेरीफाई द मेडिकेशन टेकन बाय अदर स्टाफ। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कि जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री ली गई हो किसी मेडिकेशन दूसरे आपके मेडिकल स्टाफ से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, अब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रखनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है मेनली, तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें मेडिकेशन हिस्ट्री में। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो इसमें करेंटली प्रेस्क्राइब मेडिसिन, जो आपकी करेंटली जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की गई हो उसके बारे में उसमें लिखा होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। देन आपका इसमें OTC मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होती है, जो कि आपके बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्टली आप केमिस्ट शॉप से लेके आ जाते हैं, उसके बारे में इसमें लिखा होता है। देन वैक्सीनेशंस, कि क्या क्या वैक्सीनेशंस पेशेंट को लगाई गई है। उसके बाद में ऑल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, रेमिडीज, ठीक है, इसमें आपने कौन कौन सी कोई ऑल्टरनेटिव या कोई ट्रेडिशनल रेमिडीज अगर इसमें अप्लाई करी हो तो उसके बारे में लिखा होता है। देन मेडिसिन फाउंड टू बी इन्फेक्टिव मेडिसिन, ठीक है, कोई मेडिसिन अगर कुछ इन्फेक्टिव पाई गई, अगर कोई इन्फेक्शन कॉज करने वाली मेडिसिन हो तो उसके बारे में इसमें पता होता है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग जो आपकी ड्रग हिस्ट्री है उसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट डेली एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट आता है इसमें पेशेंट काउंसलिंग।
ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे कि नाम है इसमें पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट के साथ में काउंसलिंग करना, पेशेंट के साथ में डील करना। तो होता क्या है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द पेशेंट। इसमें क्या होता है, जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट के साथ में, जो पेशेंट है उनके साथ में काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातें करते हैं उनसे। और ये क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द वाइटल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, और एडवाइस और असिस्टेंस बताया जाता है इसमें। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट को पूरी वाइटल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, एडवाइस भी देते हैं और असिस्टेंस भी देते हैं उनको। It is done to help the patients with their medications and to ensure they take them properly। ये क्यों किया जाता है, इसमें किस लिए किया जाता है कि जो भी पेशेंट है उनको जो मेडिकेशंस दिया जा रहा है, वी हैव टू एंश्योर दैट दे शुड टेक देम प्रॉपरली। हमको ये एंश्योर करना होता है कि जो भी मेडिकेशंस उनको दिया गया है वो उसको प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स इलनेस एंड लाइफ स्टाइल। इसमें और क्या होता है, इसमें जो भी आपका इसमें जो काउंसलिंग हो रही है उसमें क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस किया जाता है पूरा, कि किस तरह की लाइफ स्टाइल है उसकी, कि उसको और क्या पहले इलनेस है, तो इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पेशेंट काउंसलिंग में। अब फार्मासिस्ट का पेशेंट काउंसलिंग में क्या रोल होता है, जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो पहला इसमें रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पैकेज, ठीक है, कि जो ड्रग है उसको पैकेज से रिमूव करना। हाउ टू एडमिनिस्टर, पहली चीज़ तो कि भाई आपके पास में ये बताएगा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है कि जो भी ड्रग दी गई है, आपको मेडिसिन दी गई है, कि उसको जो पैकेज है उसका, उसमें से किस किस तरह से इसको रिमूव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही फाड़ दिया कि पूरी मेडिसिन ही खराब हो जाए, कि बॉटल को इस तरह से ब्रेक करना, इस तरह से खोलना कि सारी जो मेडिसिन आपकी वो पूरी बेकार हो जाए। ठीक है, देन हाउ टू एडमिनिस्टर, फिर उस पैकेज से मेडिसिन निकालने के बाद में उसको किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, उसको हाथ से लेना है, स्पून से लेना है, विद वाटर लेना है, विदाउट वाटर लेना है, किस तरह से उसको एडमिनिस्टर करना है, ओरली लेना है उसको, या कहीं ऑइंटमेंट है उसको टॉपिकली अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आ जाएगी। देन आपका आता है इसमें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग, इसमें बताया जाएगा कि जो ड्रग लेनी है वो किस टाइम में लेनी है। टाइम मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कि सुबह लेनी है आपको, मॉर्निंग में लेनी है, या कितने घंटे का आपको उसमें गैप करना है, 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है, 1 बार सिंगल बार लेनी है आपको, और किस तरह से उसमें जो टाइमिंग है उसमें किस तरह से डिफरेंस भी रखना है आपको। देन ड्यूरेशन ऑफ द यूज़, जो उसको यूज़ करें उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम तक उस ड्रग को हमें यूज़ करनी है, उस मेडिसिन को हमें कितने समय तक, 5 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक हमें उसको यूज़ करना है। देन स्टोरेज ऑफ ड्रग, जो भी आपकी ड्रग है, सपोज ड्रॉप्स के फॉर्म में है या फिर टैबलेट के फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है आपका, तो उसको किस तरह से स्टोर करके रखना है। जैसे कि कुछ मेडिकेशंस आपकी ऐसी होती हैं कि जिनको हमें फ्रीज में रखना पड़ता है, फ्रीजर, डीप फ्रीजर में उसको रखना पड़ता है। ठीक है, एलर्जीज के बारे में कि ये बताते हैं जो फार्मासिस्ट हैं उनको, पेशेंट को, कि आपको इस ड्रग से ये पर्टिकुलर एलर्जी हो सकती है, मे बी चांस है कि आपको ये एलर्जी हो जाए। देन ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं कि आपने सपोज एक मेडिसिन ली है, उसके साथ में अगर आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ में क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। देन रिफिल इन्फॉर्मेशन, रिफिल इन्फॉर्मेशन कि जब आपकी मेडिकेशन आपने पूरा यूज़ कर लिया है तो उसको हमें क्या करना है, उसको दोबारा से रिफिल करा सकते हैं, दोबारा से उसमें मेडिकेशन डाल सकते हैं इसमें, या कि उसको पूरा डिस्पोज करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपकी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है उससे रिलेटेड, आपका कि किस कलर की कौन सी टैबलेट होती है, वो पानी में डिजॉल्व करके लेनी है हमको, या विद वाटर लेनी है, विदाउट वाटर लेनी है, विद मील लेनी है आपको, या बिफोर मील, आफ्टर मील, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके, ये जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वो पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट को क्या क्या चीज़ें बताता है ड्रग के बारे में एक्चुअली। देन आपका सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, पहला तो ये है कि इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको देता है, बेनिफिट टू द पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इससे, टू द पेशेंट्स। देन दूसरा क्या हो सकता है, इट अवॉइड्स द, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पेशेंट को मिल जाएगी तो एडवर्स रिएक्शन होने के बहुत कम चांसेस होंगे। तो दूसरा इसमें हो जाएगा इट अवॉइड्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट जो है उससे भी अवॉइड हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इट अवॉइड्स ड्रग फूड इंटरेक्शन।
ठीक है। पेशेंट कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करना, इट इम्प्रूव्स पेशेंट कॉम्प्लायंस, ठीक है, पेशेंट कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करना। अवॉइड्स ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन, समटाइम पेशेंट क्या करते हैं, ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं या कम मेडिसिन खा लेते हैं, तो उसको भी अवॉइड करता है। अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है पेशेंट काउंसलिंग के। मेनली आपका बेनिफिट किसको देते हैं, ऑल ओवर जो बेनिफिट है वो किसका होता है, इसमें पेशेंट्स का होता है। देन स्किल्स फॉर द पेशेंट काउंसलिंग। अब जो भी आपके क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, जो भी फार्मासिस्ट हैं वो पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन पेशेंट काउंसलिंग के लिए क्या क्या स्किल्स उन क्लिनिकल फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है एस्टेब्लिश अ ट्रस्ट। जो भी आपके क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं जो पेशेंट काउंसलिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट दे हैव टू एस्टेब्लिश द ट्रस्ट। उनको अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट पे, कि जिससे कि वो आपकी बात को सुने और आपकी बात पर विश्वास करे और उसको फॉलो करे, ठीक है। देन कम्युनिकेट वर्बली, आपको वर्बली कम्युनिकेट करना है, एंड कम्युनिकेट नॉन वर्बली और बोलकर और नॉन वर्ब समझाकर उसको लिखकर भी आपको दोनों तरीके से उसके साथ में कम्युनिकेट करना है। देन लिसन, यू हैव टू लिसन हिज और हर ऑल्सो, ठीक है। जो भी पेशेंट है आपका, जो भी है आपको उसके बारे में उसको भी सुनना है कि वो क्या बोलना चाहे, वो अपनी क्या प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। देन आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे रिलेटेड, उनके हेल्थ इश्यू से रिलेटेड। रिमेन क्लिनिकली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लिनिकली ऑब्जेक्टिव रहना है उसको, कि आप क्लिनिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शो एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट, उसके टुवर्ड्स हिम और हर यू हैव टू शो द एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट, उसकी तरफ शो करना है। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी मीन्स, कॉन्फिडेंशियली मीन्स आपको उसकी जो सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है अपने पास में, उसको किसी और से शेयर नहीं करना है। टेलर काउंसलिंग टू मीट पेशेंट नीड्स, ठीक है, काउंसलिंग के बाद में उसकी जो नीड्स है उसको टेलरिंग करनी है। देन मोटिवेट द पेशेंट्स, उस पेशेंट को मोटिवेट करना है। तो ये सारे जो आपके स्किल्स हैं पेशेंट काउंसलिंग के लिए, कोई भी अगर फार्मासिस्ट है आपका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, तो उसमें ये सारे स्किल्स होनी चाहिए, या उसको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है पेशेंट काउंसलिंग के लिए। ये हो गया आपका पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट है, अब फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फार्मास्यूटिकल। वो तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हो गई जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपका करता है। अब इसमें फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, सो इट इज़ अ पेशेंट सेंटर्ड आउटकम्स ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है, डेट रिक्वायर्स द फार्मासिस्ट टू वर्क इन कंसर्ट विद द पेशेंट एंड द पेशेंट्स अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। होता क्या फार्मास्यूटिकल केयर में, एक्चुअली में होता क्या है, पूरी फार्मास्यूटिकल केयर हो गया मीन्स इसको मेडिकेशंस के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में पूरी केयर होनी चाहिए इसमें। तो इसमें होता क्या, ये एक पेशेंट सेंटर्ड होती है मेनली, जो भी है पेशेंट का इसमें मेन जो सेंटर होता है, और आउटकम ओरिएंटेड होती है। एक फार्मेसी प्रैक्टिस है ये, इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है इसमें, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू वर्क इन कंसर्न विद द पेशेंट के कंसर्न में उसको वर्क करना है, एंड पेशेंट के अदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, किस लिए क्यों करना है ये फार्मास्यूटिकल केयर, टू प्रमोट द हेल्थ। फार्मास्यूटिकल केयर क्यों हो रही है, टू प्रमोट द हेल्थ, टू प्रिवेंट डिजीजेस, ठीक है, डिजीज को प्रिवेंट करना, टू एसेस, मॉनिटर, इनिशिएट एंड मॉडिफाई द मेडिकेशन यूज, ठीक है, एसेस करना है, मॉनिटर करना है, इनिशिएट करना है, और जो मेडिकेशन यूज है उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है उसको, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल केयर होता है। अब गोल्स क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल केयर के, क्यों भाई फार्मास्यूटिकल केयर की जाती है इसमें क्या होता है, ठीक है, रिलेशनशिप इसमें क्या होता है, पेशेंट टू फार्मासिस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट, ये आपके अप्रोचेज हैं, ठीक है, अप्रोचेज टू मीट द गोल, ठीक है। गोल तो क्या हो गया कि मेन गोल क्या होगा इसमें, टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट। इसमें क्या करना है, जो
पेशेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है मेन गोल। तो अब उन गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच करनी पड़ेगी, मीट ऑप्टिमाइज द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को कैसे इसमें ऑप्टिमाइज करना होता है पेशेंट को मेन तो। और इसमें अब इसमें कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं उस गोल को में उसको मीट करने के लिए। तो पेशेंट, पहले तो पेशेंट फार्मासिस्ट की रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, नॉलेज एंड स्किल ऑफ स्किल्स ऑफ पर्सनल। ठीक है, इसके जो आपका जो भी पर्सनल है उसकी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए उसमें। देन सिस्टम्स फॉर डाटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक अप्रोच होनी चाहिए इसमें, तब जाके गोल होगा। इट रिक्वायर्स द मेडिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस सोर्सेज होना चाहिए, रेफरेंस सोर्सेज एंड इक्विपमेंट। ठीक है, रेफरेंस सोर्स और इक्विपमेंट होना चाहिए। पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पेशेंट स्पेसिफिक। ठीक है, तो गोल को अचीव करने के लिए ये कुछ इसमें अप्रोचेस है फार्मास्यूटिकल केयर के लिए, ये सारे इसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर की जो प्रैक्टिस होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द थेराप्यूटिक प्लान। एक थेराप्यूटिक प्लान को हमें क्या करना होता है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है, इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है। पहले तो उसको डिज़ाइन करना होता है, हमें क्या करना होता है कि जो भी पेशेंट केयर के लिए हमें क्या है, एक थेराप्यूटिक प्लान को हमें डिज़ाइन करना होगा। फिर डिज़ाइन करने के बाद में क्या होगा कि उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि वो आपके लिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। डिज़ाइनिंग एक करेक्ट डोजेज रेजिमेंट, एक करेक्ट डोजेज रेजिमेंट को हम डिज़ाइन करेंगे। जो भी डोजेज, एक कोई भी जो आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं, एक रेजिमेंट अगर प्लान कर रहे हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, देन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक वेरिएशंस होते हैं सेम ड्रग के लिए, वो हमें देखना है इसमें। कोई भी अगर पेशेंट है, हम क्या देख रहे हैं इसमें कि फार्मास्यूटिकल केयर है तो उसमें पेशेंट कंसर्न है कि कोई पेशेंट है। अब जो प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं इसमें कि सपोज कोई ड्रग ली है, उसने सेम ड्रग क्या आपका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक अलग अलग पेशेंट में किस तरह से वैरी कर रहा है, उसमें जो प्रिंसिपल है इसका। देन आपका जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरह से मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका इंट्रैक्शंस वगैरह भी होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस वगैरह इंट्रैक्शंस हैं। ठीक है, डिस्पोजिशन कैसा हो रहा है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, हमें ये सारे प्रिंसिपल्स है, हमको ये माइंड में सेट करना है जब भी हम फार्मास्यूटिकल केयर करें, केयर के लिए हम जो भी प्रैक्टिस करें तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं। देन नेक्स्ट है आपका इसमें मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, होम मेडिकेशन रिव्यू। ठीक है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, मींस कि जो भी आपकी मेडिकेशन थेरेपी आपको दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है, आपको एक रेजिमेंट दिया जा रहा है, एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है आपको कि आपको किस तरह से वो फॉलो करना है। और जो भी मेडिसिन दी जा रही है आपको कि आपको जो उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन को आपको किस तरह से फॉलो करना है, वो सारा किस में आता है, आपका मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में आता है। अब क्या है इसमें इंटरेक्शन किया गया है, क्या किया गया है इसमें, जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया गया है कि होम मेडिकेशन भी होता है, एक होता है कि भाई हॉस्पिटल में किस तरह से जो मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं तो उसका अगर मैनेजमेंट करना है तो वो जो आपका स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो सारा कर लेते हैं। एक होता है कि भाई होम मेडिकेशन को किस तरह से रिव्यू करना है, तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ MTM मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट विद द हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर टीम होती है उसका किसके साथ इंटीग्रेशन करते हैं, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के साथ में। तो फिर वो उसको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से मेडिकेशन ली जा रही है, प्रॉपर टाइम पे ली जा रही है कि नहीं, प्रॉपर डोजेस फॉर्म ली जा रही है कि नहीं, डोज प्रॉपर ली जा रही है कि नहीं, उसका कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सारा वो टीम क्या करती है, उसको देखती है, रिव्यू करती है। ठीक है, कई सारी इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं इसमें, जैसे कि आपका इसमें एक होती कम्युनिटी फार्मेसी है। ठीक है, इसमें आप कम्युनिटी फार्मेसी में आपका क्या होता है, ये जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो आपका इस तरह की एक हेल्थ केयर टीम में इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं, घर जाकर क्या करते हैं, वो जो भी आपका होम के मेडिकेशन चल रहा है उनको जाके क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि वो कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं और किस प्रिस्क्रिप्शन की ले रहे हैं और वो उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी नई डेवलप हुई है कम्युनिटी फार्मेसी, इसके थ्रू क्या होता है कि मेडिकेशन थेरेपी का पूरी तरीके से मैनेजमेंट हो जाता है। और दोनों का अलग होता है, इसमें हॉस्पिटल में अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है और घर में इसका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है।
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी आ गया है आपका इसमें, कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, जो भी टीम है वो इलेक्ट्रिकली उस जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी डेली इसमें एक्टिविटीज़ हो गई। ये जो आपका पूरा चैप्टर है क्लिनिकल फार्मेसी का वो पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसमें हमने पूरी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का हमने स्कोप पढ़ लिया है, हमने इसका डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, देन उसके बाद में हमने इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी इसमें, उसके बाद हमने जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वो पढ़ी हैं, देन फार्मास्यूटिकल केयर एंड मेडिकेशन ड्रग थेरेपी पढ़ी है। ये आपका क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।